नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के वडोदरा दौरे को लेकर है, जहां दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नामांकन को लेकर है। तीसरी बड़ी खबर प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड दौरे को लेकर है और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार के डीए बढ़ोतरी के फैसले को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज वडोदरा दौरे पर हैं, जहां लगभग 3 किलोमीटर के रोड शो के बाद दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। लक्ष्मी विलास पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन से आए डेलीगेशन से मुलाकात की। साथ ही दोनों पीएम ने व्यापार संबंधी MOU साइन किए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भारत दौरे को सम्मान की बात बताते हुए कहा कि पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन और भारत की साझेदारी को सदियों पुराना बताया। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं और अब भारत की टाटा कंपनी और जो स्पेन की एयरबस है, अब वह मिलकर असेंबली करेंगे एयरफोर्स के लिए विमानों की। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये एक आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था और जिसको जो है रूपांतर ले रहा है। हकीकत में आपने देखा कि टाटा एरोस्पेस और साथ में एयरबस, जो कि विश्व की एक बहुत बड़ी कंपनी है। हालांकि एयरबस में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज और यूएस का भी वर्चस्व रहता है, उनका भी स्टेक रहता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का इसमें समझौता हुआ है और उसके बाद असेंबली लाइन ही शुरू हो रही है, वो भारत के लिए एविएशन सेक्टर के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आपने पीएम की अगर स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने यही कहा कि ये बात ठीक है कि हम लोग आज हथियार के क्षेत्र में या रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। एक्सपोर्ट भी हम लोग का बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं सिविल एविएशन का में जिस तरीके से तरक्की हो रही है, देश में जो है सैकड़ों की तादाद में एयरपोर्ट हो गए हैं और 1200 विमानों का जो है ऑर्डर दे रखा है भारत ने विश्व की तमाम कंपनियों को। यानी कि अब जितनी भी कंपनियां हैं वो केवल भारत के लिए ही जहाज बना रही हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे एक सैन्य के साथ साथ एयरबस जो है सिविल के भी विमान बनाती है, तो आगे आने वाले समय में जो सिविल के लिए जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट होती हैं, उनके लिए भी जब विमान की जरूरत पड़ेगी तो वो आने वाले समय में वो भारत के ही बने हुए विमान होंगे। जी, जैसे कि स्पेन के प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, भारत के दौरे पर हैं, कई MOU भी साइन किए गए हैं। इससे आप जो एक 18 साल बाद कहा जा रहा है कि कोई स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं, इसे आप भारत की जो बढ़ते रिश्ते हैं विदेशों में, उसकी कितनी बड़ी जीत कहेंगे? ये बहुत बड़ी जीत है देखा जाए, क्योंकि हमेशा से हम लोग चाहे हंटर विमान चलाए हों, चाहे आपने राफेल की बात कही हो, ये फ्रांस की जो डिसॉल्ट कंपनी है उससे समझौता होता रहा है और इंडियन एयरफोर्स को जहाज मिलते रहे हैं। स्पेन भी यूरोप का एक देश है जहाँ पे विमान में सिविल एविएशन में काफी काम होता है। डिफेंस के भी एयरक्राफ्ट हैं और C-295 जो एयरक्राफ्ट की असेंबली होगी वो भी जो है डिफेंस के लिए ही जाएगा। तो ऐसे में जो यूरोप के और भी जो इम्पोर्टेंट देश हैं उनके साथ जिस तरीके के संबंध बन रहे हैं, तो आने वाले समय में EU में आप देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में जिस तरीके की भारत की घुसपैठ होती जा रही है और यूरोपियन यूनियन भी समझ रहा है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। जिस तरह चाइना सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। तो जाहिर सी बात है केवल स्पेन, फ्रांस, UK ही नहीं, आने वाले समय में और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी भारत की तरफ टकटकी लगाए देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया के साथ साथ US से भी हम लोग सामान डिफेंस के और सिविल के खरीद रहे हैं, साथ में आप यूरोप को भी साधे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत की जो प्रेजेंस है दुनिया में वो बढ़ती हुई जा रही है और जिस तरीके से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आपने देखा कि 10 साल पहले हम लोग 11वें नंबर पे थे,
अब 5वें में आ गए, बहुत ही जल्दी जो है 30 नंबर तक पहुंच जाएंगे जापान और यूके को पीछे छोड़ते हुए। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से इकोनॉमिकली जो पावर दुनिया में इकट्ठा कर रही है, उसका इन्फ्लुएंस केवल जो है बड़े ही देश नहीं बल्कि यूरोपियन देशों पे भी भारत का असर पड़ रहा है। आलोक जी, मेक इन इंडिया जिसे एक परिकल्पना कहा जा रहा था, उसे देखते ही देखते अब हम साकार होता भी देख रहे हैं। और मेक इन इंडिया के तहत अब जब सिविल एविएशन में भी भारत कदम रखने जा रहा है, इसी के साथ ही जब आपने जैसा बात कहा कि विदेशों को जब हम ऑर्डर देते हैं, अगर सिविल एविएशन यहीं बनने लगेगा, सिविल फ्लाइट्स यहीं बनने लगेंगी, तो भारत के लिए काफी बड़ा यह बात हो सकती है। इसी के साथ ही मेक इन इंडिया को आप कहां तक आगे देखते हैं, इससे भारत को और कितनी मदद मिलेगी? देखिए, मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट था वो आज से 10 साल पहले का था और ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट था जिसकी आप मैच्योरिटी देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग हर एक एस्पेक्ट में आ गए। डिफेंस में सबसे बड़े इंपोर्टर होते थे, आज हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो रहे हैं। 50-60 हजार करोड़ रुपए तक के जो हथियार है आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह आपने देखा कि बड़ौदही के आसपास मेट्रो ट्रेन के डिब्बे बनाने का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी जिक्र किया था, उसकी भी फैक्ट्री लगी है, आज वो भी एक्सपोर्ट कर रही है। तो मेड इन इंडिया के तहत जो भी बड़ी इंडस्ट्री लगती है उसमें टाइम लगता है। अगर आपको ध्यान हो 1991 में जिस तरीके से भारत की इकोनॉमिक में चेंज हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चेंजेस किया था, उसके इफेक्ट आपको जो है 2000 में देखने को मिले थे कि 2000 का जो भारत था 2000 से 2010 तक का वो एक अलग भारत दिखाई दिया था। बीच में थोड़ा सा पॉलिसी में लैक्सेस आ गई थी यूपीए 1 यूपीए 2 पे, लेकिन जब से एनडीए लेड बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 से, तो उसके जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 10 साल बाद 2024 में, वो बहुत ही कंक्रीट और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और इस तरीके के इफेक्ट्स को एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि कोई भी जब बड़े स्तर पे पॉलिसी बनाई जाती है उसके तुरंत इफेक्ट नहीं आते, उसके इफेक्ट 10 साल करीब लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको 1991 में जो पॉलिसी चेंज आई थी, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का पदार्पण हुआ था और उसमें आपने देखा था कि जिस तरीके से जॉब्स जो प्राइवेट सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स बढ़े थे। अब की बार आप मेक इन इंडिया में देख रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए थे। 1991 में सर्विस सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो आपके प्रोडक्शन लेवल पे बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय सेमीकंडक्टर चिप्स की काफी बात चल रही है। गुजरात के अंदर भी जो है बड़े से बड़े चिप्स के, सेमीकंडक्टर्स के जो है प्लांट्स लग रहे हैं। तो आने वाले जो अगले 2-3-4 साल हैं वो भारत के लिए बड़े क्रूशियल होंगे। और मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देखेंगे कि भारत जो है चाइना को जो है एक जोरदार टक्कर देते हुए दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक, बिल्कुल। मेक इन इंडिया एक दूरगामी सोच थी जो अब हमें कहीं ना कहीं साकार होती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे की कोपरी पाचपा खड़ी सीट से चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। जहां नामांकन से पहले सीएम शिंदे ने ठाणे में रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। सीएम शिंदे के नामांकन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। बता दें कि कोपरी पाचपा खड़ी सीट पर सीएम के उतरने से सीट हाई प्रोफाइल हो गई है, जहां उनका मुकाबला शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार केदार दिघे से होगा। नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले शिंदे ने आनंद आश्रम में दिवंगत दिघे को अपनी श्रद्धांजलि दी और आरती भी की। वहीं नामांकन के बाद चुनावी रण के लिए प्रचार अपने चरम पर होगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिनेश जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस प्रकार से अब पचपा खड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे के उतरने से हाई प्रोफाइल हो गई है, माफ कीजिएगा दिनेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे की कोपरी पचपा खड़ी सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फाइल किया है। जहां नामांकन से पहले सीएम शिंदे ने ठाणे में रोड शो के जरिए अपनी ताकत भी दिखाई, शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम शिंदे के नामांकन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। बता दें कि कोपरी पचपा खड़ी सीट पर सीएम के उतरने से सीट हाई प्रोफाइल हो गई है, जहां उनका मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार केदार दिघे से होगा।
नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले शिंदे ने आनंद आश्रम में दिवंगत दिघे को श्रद्धांजलि दी, आरती की। वहीं नामांकन के बाद चुनावी रण के लिए प्रचार अपने चरम पर होगा। खबर पर चर्चा करने के लिए दिनेश जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, जिस प्रकार से पचपा खड़ी सीट पर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना नामांकन दाखिल किया है, हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, हॉट सीट यह बन गई है, इसके बाद चुनावी समीकरण किस तरह आपको बदलते हुए दिखते हैं? देखिए, आप सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले इसको अगर देखा जाए तो इस तरीके से है कि जैसे कि ठाणे जो है वहां पर पहले से ही शिवसेना विभाजित, जो पहले अनडिवाइडेड जो थी, तो बाद में जैसे कि जब हुए दो पार्ट में जब बढ़ गई शिवसेना, सब बात अलग थी। उससे पहले की जो थी तो उसमें भी जैसे कि मतलब अपने आप में शिंदे जो थे काफी मजबूत नेता, कद्दावर नेता थे। और दूसरा देखिए, ये देखना पड़ेगा अब जैसे समीकरण की जैसे जहाँ तक बातचीत करें तो सामने इनका सामना जैसे कि यूबीटी से उद्धव बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना है, तो मतलब उनके केदार दीगे हैं जो कि इनके सामने सामने खड़े होंगे। और उनका अगर जैसे कि मतलब बैकग्राउंड अगर बताए तो वो है कि आनंद दीगे, जिनको इन्होंने अभी प्रणाम करके और ये इनका श्रद्धांजलि देकर के वहां से निकले हैं, तो ये आनंद दीगे जो है पहले से इनके राजनीतिक गुरु रहे हैं शिंदे जी के। तो अपने तरीके से मुकाबला बड़ा रोचक होगा, क्योंकि ये मतलब एक तरफ देखिए उसी परिवार से, जिस परिवार के मतलब जैसे कि आनंद दीगे जो है, तो आनंद दीगे एक तरह से इनके राजनीतिक गुरु रहे हैं और उनको काफी मान सम्मान देते रहे शिंदे जी। तो एकनाथ शिंदे मतलब अपने तरीके से उनसे भतीजे की मतलब सामने उनके भतीजे को खड़ा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं देखिए मामला रोचक होगा। अब ये कि अपने आप में मतलब कि चुनौती इतनी आसान नहीं है, चुनौती जो है कठिन होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अदरवाइज जैसे सीएम जैसे आते तो सीएम के आने के बाद में अपने आप में जो सीट है उसका अपने आप हॉट सीट बनना वाजिब है, लाजमी भी है। और लेकिन सामने ये चीज है कि बिल्कुल इजी चीज शायद ना रहे, क्योंकि अपने तरीके से इनको अपने जैसे कि जो भी है पहले की जैसे अनडिवाइडेड जो शिवसेना थी तो उनके लोग हो गए, तो वो कहाँ पर किस तरफ जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कि पहला चुनाव इनका होगा शिवसेना से अलग होने के बाद में, और अपनी शिवसेना के मतलब कि मूल रूप से जैसे कि ज्यादातर जैसे कि 40 विधायक जो थे वो लेकर इनके साथ आगे। मेन जो इसका अगर कारण आपको थोड़ा सा बताऊं तो उसमें पृष्ठभूमि के जाते हैं, तो जब तक देखिए बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब तक उन्होंने कसम खाई थी कांग्रेस के साथ में जाके कभी हाथ मिलाने का काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जब एक तरह से मतलब कि जैसे इनके जैसे अगाड़ी बनी, तो उसमें जैसे कि शिवसेना जो थी मतलब उनके बाला साहब के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने जब कांग्रेस से जब हाथ मिलाए तो एक तरह से काफी लोग जो थे नाराज थे, और वो लोग चाहते हैं कि मूल रूप से इनके जो मतलब जैसे कि जो भाजपा की थी उनके साथ मिलने का काम करें। लेकिन चीजें वही हैं कि अपना दिक्कत परेशानी जो है वो अब एक किस तरह के साथी कहते वो सब बात है, लेकिन ये एक तरह से लिटमस टेस्ट वाली बातचीत होगी कि किस तरीके से मतलब क्या रहेगा अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी जो वोट है उनका मुझे लगता है कि पूरा जो वर्चस्व जो है वो इनकी तरफ ही रहेगा, मतलब एकनाथ शिंदे की तरफ रहेगा। और मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है उनको एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और दूसरा जैसे कि मतलब दिल जीतने वाला काम इन्होंने जो किया अपने आप में, वो इसको लेकर के किया कि जैसे मतलब कि आनंद दीगे को सबसे पहले श्रद्धांजलि दे करके और उनको प्रणाम करके और उनको आदर मान सम्मान देकर निकले, तो अपने आप में एक तरह से जो है चीजें जो है कहीं ना कहीं रुख पलटने वाला काम इन्होंने किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनौती काफी बड़ी होगी यह, और सीएम शिंदे बतौर मुख्यमंत्री, बतौर शिवसेना जो अब विभाजन के बाद शिवसेना है उसके नेतृत्व और एक सेनापति के तौर पर भी मैदान में उतरेंगे, यह उनका परीक्षण भी बड़ा होने वाला है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिवसीय वायनाड दौरे पर पहुंची, जहां अपने चुनाव प्रचार के पहले दिन उन्होंने वायनाड में रोड शो किया। प्रियंका ने यहां नीलगिरी कॉलेज में स्टूडेंट से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीनागढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यहां पहली बार बता रही हूं कि शादी के बाद मैं दिल्ली के मदर टेरेसा सिस्टर्स में शामिल हुई थी, वहां छोटे बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई थी। वहीं उन्होंने वायनाड के लोगों को ओपन लेटर लिखते हुए भी काफी समय पहले कई मुद्दों पर संबोधित किया था। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर लखन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखन जी, प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव है, पहली बार वह चुनावी रण में उतरी हैं और अब वह चुनाव प्रचार में भी पहुंच गई हैं। इसमें आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी क्या बड़े मार्जिन से, जितने मार्जिन से लगभग 1.5 लाख के आसपास राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी, उससे बड़े मार्जिन से जीत पाएंगी? अब देखिए, ये तो कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि
ये जो आज के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, वो बयान उसी संदर्भ में है कि इस तरह से युवाओं को, खास करके युवा पीढ़ी को प्रभावित किया जाए, तो वो उसी को लेकर उन्होंने जो है आज जो बात कही है वो कि युवाओं में लोकप्रियता किस तरह से बढ़ेगी और जो है ये देखने वाली बात होगी। और इस तरह की चीजों से युवा जो है काफी प्रभावित भी होते हैं, तो जैसा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, यदि उस पृष्ठभूमि में इस तरह की चीजें आती है तो निश्चित तौर पर युवाओं का दिल जीतने में जो है प्रियंका गांधी सफल हो सकती हैं। और इस समय जैसे कि उनकी लोकप्रियता भी है और कांग्रेस में उनको लेकर एक उत्साह भी था कि भाई उनको राजनीति में, सक्रिय राजनीति में लाया जाए, और वो मांग आज एक लंबे अरसे के बाद पूरी हो रही है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि हो सकता है कि जीत का जो है मार्जिन बढ़े, और यदि बढ़ता है तो ये कांग्रेस के लिए भी पुष्टअप होगा, और साथ साथ इससे मुझे लगता है कि एक संदेश भी जाएगा कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारना जो है कांग्रेस का, और जो है एक सही कदम जो है हो सकता है। उम्मीद तो कर सकते हैं कि मार्जिन बढ़े। ठीक। लखन जी, प्रियंका गांधी के अभी आपने बयानों की बात करी, उन्होंने मदर टेरेसा को लेकर, उन्होंने मदर टेरेसा सिस्टर्स को अपनी सेवाएं देने की भी खुलासा किया है और पढ़ाने की भी बात कही है। इसी के साथ ही उन्होंने शौचालय साफ करने की भी कई बातों का खुलासा ऐसे में किया है। तो क्या इस प्रकार के बयानों से सिंपैथी गेन करने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, इसका सीधा सीधा मतलब जो है वही है कि किस तरह से युवाओं को और वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको किस तरह से प्रभावित किया जाए। सिंपैथी तो नहीं कह सकते, एक तरह से प्रभावित करने की बात जो है इसमें। और जैसा कि सब जानते हैं कि केरल में जो है वो एक खास समुदाय के लोगों का जो है मिशनरीज का प्रभाव ज्यादा है और ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। वायनाड में भी ये स्थिति मानी जाती है कि ज्यादा है, और मदर टेरेसा का जो संबंध है वो जो है किस तरह से था और उनकी जिस तरह से लोकप्रियता थी, तो उसको भी भुनाने की कहा जाए या एक तरह से उसके माध्यम से भी लोकप्रियता को जो है बरकरार रखने या प्रभावित करने की कोशिश तो निश्चित तौर पर है। जी लखन जी, वायनाड में राहुल गांधी के जीतने के बाद बड़ी त्रासदी हमने देखी। त्रासदी के बाद अब फिर चुनाव होने जा रहा है और इस बार उम्मीदवार उनकी जगह उनकी बहन होंगी। तो जो त्रासदी के बाद वोटर्स हैं, ऐसे में कांग्रेस की ओर से दोनों प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद हमें झुकाव वोटर्स का किस तरफ देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है पॉजिटिव झुकाव होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि उस समय जिस तरह से इन्होंने दोनों भाई बहन ने और पूरी पार्टी ने जिस तरह से अपनी ताकत लगाई थी और जाकर जो घटना के पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनसे जिस तरह से मुलाकात हुई थी, हालांकि उसमें सरकार ने भी जो है उस चीज को लेकर जो है खूब काम किया था, तो इनका लाभ भी इस बार हो सकता है चुनाव में मिलेगा, क्योंकि उस समय जिस तरह से ये लोग जो है जाकर लोगों से, पीड़ितों से, प्रभावितों से मिले हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस चुनाव में उसका लाभ मिलेगा और जो है अच्छे खासे मार्जिन से प्रियंका गांधी जो है जीत सकती है। ठीक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लखन जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का डीए 4% बढ़ा दिया है। इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। यह फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है, जहां 10 महीने के एरियर के रूप में 6200 से लेकर 56,400 रुपए तक मिलेंगे। बता दें कि नवंबर के वेतन से मिलेगा नगद लाभ और इसी के साथ ही डीए में 4% की वृद्धि का नगद लाभ कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से मिलने लगेगा। हालांकि एरियर की स्थिति सरकार ने इसको लेकर अभी अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं। वहीं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जुलाई 2024 को 3% भी लागू किया गया जाए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार और अन्य राज्यों ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा निवेदन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारा जुलाई 2024 से जो 3% बकाया है उसको भी प्रदान करें, ताकि
प्रदेश का कर्मचारी केंद्रीय दर व केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता का लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही निवेदन है कि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी साथी हैं उनको भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से ही प्रदान किया जाए, क्योंकि प्रदेश का कर्मचारी शासन हित में काम कर रहा है और शासन हित में काम करने पर प्रदेश की सरकार द्वारा समय समय पर उसको उचित लाभ दिए जाएंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। और हमारी जो मांगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है, उसके लिए साधुवाद। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का 4% डीए बढ़ा दिया है, जहां इसका फायदा 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। 10 महीने के एरियर के रूप में 6200 से लेकर 56,400 रुपए तक मिलेंगे। बता दें कि नवंबर के वेतन से नगद लाभ मिलेगा। डीए में 4% की वृद्धि का नगद लाभ कर्मचारियों को नवंबर के वेतन से मिलने लगेगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, 4% डीए बढ़ाने का फैसला प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। लगभग 7.5 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हमने निश्चित तौर पर सरकार का, राज्य सरकार का, मोहन सरकार का ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ा तोहफा है। दीपावली के मौके पर ये तोहफा दिया जा रहा है। दो तोहफे देखा जाए तो दीपावली के मौके पर दिए गए। एक तो पहले से ही जो सैलरी बांटी गई है दीपावली के पहले, वो एक तोहफा है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से 40% से बढ़ाकर 50% डीए किया गया है, तो ये भी एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। हालांकि कर्मचारी संघ का कहना है कि केंद्र के बराबर 53% का डीए उनको दिया जाए। जिस तरह से केंद्र ने 53% का डीए दिया है, तो कहीं ना कहीं अभी 3% का डीए जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो कम दे रही है। अभी देखिए, जिस तरह से ये चल रहा है, तो 620 रुपए से लेकर के जो अन्य कर्मचारी हैं उनको 56 से 40 रुपए तक का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के बजट में 1450 जो करोड़ रुपए है, करीब 1450 करोड़ रुपए अधिक भार आएगा। और इसके साथ देखिए 2023 में जो 52,000 करोड़ रुपए जो थे 2023-24 में बजट रखा था सरकार ने वेतन और भत्ते के लिए, उसमें करीब 6,000 से ऊपर 6,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का खर्चा आएगा। यानी 58,620 करोड़ रुपए का वेतन और भत्ते में दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों को ये नहीं बताया गया है कि ये वेतन भत्ते दिए कैसे जाएंगे, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे या अलग अलग इंस्टॉलमेंट में या एक साथ दिए जाएंगे। तो वेतन भत्तों के अभी पत्ते नहीं खोले गए कि किस तरह से बांटा जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट में बांटा जाएगा या एक साथ दिए जाएंगे। लेकिन नवंबर से ये वेतन भत्ते जोड़ने शुरू हो जाएंगे और ये जो एरियर है वो जनवरी से शुरू हो जाएगा। यानी कि जनवरी से अगर मल्टीप्लाई करें 620 रुपए किसी को महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो 10 महीने का और जोड़ना पड़ेगा, तो 620 इंटू 10, और जिसको 5400 रुपए मिल रहे हैं उसमें भी 5600 इंटू 10 कर दे, तो 10 महीने का एरियर भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नवंबर से चीजें एड की जाएंगी, क्योंकि अक्टूबर में पहले ही सैलरी स्लिप बन गई है। ऐसे में अक्टूबर में ये नहीं जोड़ा जा रहा है, नवंबर महीने से महंगाई भत्ता जुड़ के सामने आएगा। अब मान के चलिए अगर 50% से जैसे 50% पहुंचता है, तो किसी की सैलरी अगर 50,000 के करीब है, 50% 50,000 का 75,000 होता है, तो उसको 75,000 रुपए मिलने लगेंगे और महंगाई भत्ता फिर 0 हो जाएगा। फिर वो वापस से महंगाई भत्ता जिस कैटेगरी में शुरू होगा उस तरह से फिर से महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। तो यानी 75,000 पे उसको जो भी कर्मचारी रहेगा उसको महंगाई भत्ता बाद में मिलेगा। और महंगाई से किराए की बात की जाए, जो घर का किराया मिलता है या रेवेन्यू अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो उसी बेसिक 75,000 के हिसाब से मिलने लगेगा। तो कर्मचारियों के लिए एक बेहतर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो ये घोषणा की है, आज ही घोषणा की है, तो दीपावली के मौके पर बेहतर घोषणा हुई है। हालांकि कर्मचारी कई दिनों से मांग कर रहे थे कि केंद्र के बराबर दिया जाए। पिछले दिनों के 7वें वेतनमान के हिसाब से देखा जाए तो 46,000 बढ़ाया गया, तो उसके बाद अब 50%, मतलब 40% किया गया था, अब 50% किया गया और जो सरकारी कर्मचारी है उनको 53% किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो पेंशनधारी है, 4.5 लाख जो पेंशनधारी है, उनके लिए अभी कुछ नहीं कहा गया है कि उनको किस तरह से लाभ दिया जाएगा। ये बाकी जो नियमित कर्मचारी थे, अभी 7.5 लाख जो नियमित कर्मचारी सरकार के शासन को सेवाएं देती है, उनके लिए ये सब 40% से 50% किया गया है। जो पेंशनधारी उनको 40% भी रखा गया है, या हो सकता है आजकल में उनके लिए भी कुछ घोषणा हो, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था लेट भी घोषणा पेंशनधारियों के लिए की गई थी।
तो महंगाई भत्ता जो है और जो डीए का काम है वो हो सकता है पेंशनधारियों को भी बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल पेंशनधारियों के लिए नहीं किया गया। लेकिन जो 7.5 लाख कर्मचारी हैं इस बार भी दीपावली बड़े खुशी और धूमधाम के साथ मना सकेंगे। बिल्कुल, कर्मचारी तो दीपावली धूमधाम से मनाएंगे, साथ ही साथ अब कर्मचारियों की एरियर पर पेंशनधारियों की भी निगाहें टिकी हुई हैं, उसकी भी जो इंतजार है वह कर रहे हैं। देखना होगा सरकार आगे क्या कदम उठाती है। बहुत शुक्रिया सत्यम, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।